हाँ फ्रेंड्स, अभी हम बताने वाले हैं कि रेलवे की तैयारी कैसे करें। जनरली स्टूडेंट रेलवे की तैयारी कैसे करें, उनको मालूम ही नहीं होता कि क्या क्या पढ़ना है। वे अधिक से अधिक ध्यान देते हैं कि अधिक से अधिक याद करते जाओ, लुसेंट पढ़ लो, लुसेंट को पढ़ते जाओ, रटते जाओ, रट जाओ, पूरी तरह उसी में से क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए वो ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनको सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि वे एक सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं। पढ़ना वैसे ही है, उसी चीज़ सबको पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो आपकी तैयारी कम समय में और बेहतर हो जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, जब आप किसी भी एग्जाम को तैयारी करने जा रहे हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जब फॉर्म भर देते हैं तब तैयारी शुरू करते हैं, तो एकदम गलत बात है। वो सिलेक्शन कभी नहीं होगा। वो संजोग है, रेयर केस है कि हो सकता है, 99% उम्मीद रखिए नहीं होगा। दूसरी बात क्या है कि आप यदि रेलवे की तैयारी करने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि रेलवे में दो तरह के एग्जाम होते हैं। एक होते हैं टेक्निकल पोस्ट के लिए और एक होते हैं नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। अब एग्जाम तो वो अलग अलग लेते हैं, लेकिन हम जो कहना चाह रहे हैं कि यानी वहाँ पर पोस्ट दो ही टाइप के हैं, एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में है जो जनरली ग्रुप सी की बहाली जो होती है वह बोर्ड वगैरह करता है, रेलवे ही करता है, और जो क्लास 1 अधिकारी हो यूपीएससी के द्वारा आते हैं, तो उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। जो हम बात करने जा रहे हैं ये मध्यम वर्गीय परिवार के जो हमारे स्टूडेंट हैं और जो कम इनकम वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए है कि कम मेरिट में या अर्थात कम समय में हम कैसे रेलवे की तैयारी कर सकें। तो देखिए, अब आपको हम जो बताने जा रहे हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि रेलवे में एग्जाम जो लिए जाते हैं दो टाइप के पोस्ट के लिए, टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में 80% सीट होती है। 80% आजकल तो ग्रुप डी में भी टेक्निकल मांगा जाता है, ITI या 12वीं मैथमेटिक्स को मांगा जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो लिए हैं उनको ज़्यादा डिस्काउंट बेनिफिट भी मिलते हैं। और 20% जो सीट होते हैं वह नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए होते हैं। नॉन टेक्निकल पोस्ट में आ जाते हैं आपको स्टेशन मास्टर हो गए, ECRC इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क हो गए, कमर्शियल क्लर्क हो गए, CC, इस तरह जो होते हैं वे बहुत कम सीट है, 20% है। जो 80% सीट है इधर है, 80% वैकेंसी आती है। अब सवाल है, अभी हम बात कर रहे हैं टेक्निकल पर, नॉन टेक्निकल पर फिर बात करते हैं। टेक्निकल पर जो ज़्यादातर जो वैकेंसियाँ होती हैं उसमें होती है, हम मेडिकल क्षेत्र की अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। मेडिकल का अलग हो जाता है, जिसमें नर्स स्टाफ, नर्स, कंपाउंडर, ड्रेसर वगैरह की बहाली होती है, तो उनका अलग है। हम जो जनरली विद्यार्थी के लिए बात कर रहे हैं, इसमें जो हो जाता है ITI लेवल का प्रश्न, कुछ पोस्ट होते हैं ITI लेवल और डिप्लोमा लेवल। डिप्लोमा मतलब पॉलिटेक्निक। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे। और एक मेडिकल लेवल का हो गया, मेडिकल। अच्छा, तो हम इसमें आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप यदि मध्यम वर्गीय फैमिली का है तो कोशिश कीजिए कि आप कहीं ना कहीं से डिप्लोमा ले लीजिए, या तो मेडिकल फील्ड का ले लीजिए, या आप टेक्निकल फील्ड जो ITI और इलेक्ट्रिशियन का डिग्री हो, मैकेनिकल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, मेटालर्जिक हो, जिस चीज़ में हो आप डिप्लोमा ले लीजिए या ITI सर्टिफिकेट कोर्स कर लीजिए। आप यदि कर लेते, हालांकि ज़्यादा वैकेंसी इसमें आती है यदि टेक्निकल जितने भी एग्जाम होते हैं जो इंजीनियरिंग से संबंधित है, उसमें तकनीक से संबंधित है, उसमें 80% समझ लीजिए कि 60% जो वैकेंसियाँ हैं, 60% वैकेंसी ITI वालों के लिए है। ये ITI वालों के लिए 60% वैकेंसियाँ हैं, टेक्निकल में जो इंजीनियरिंग से संबंधित है। डिप्लोमा वाले के लिए है, समझ लीजिए कि 30% है। 90% हो गया। 10% जो है ना, वो ये ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए है, जो इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होते हैं, बीटेक के लिए, बीटेक वाले होते हैं, उनके लिए होते हैं। बीटेक के लिए 10% सीटें होती हैं। अब देखिए, हम जो विश्लेषण कर रहे हैं रेलवे
टेक्निकल, नॉन टेक्निकल। हम टेक्निकल पर चर्चा कर रहे हैं। टेक्निकल में 80% वैकेंसी रहती है, नॉन टेक्निकल में 20% वैकेंसी आती है। टेक्निकल में भी दो टाइप के होते हैं, एक तकनीक से संबंधित, जो इंजीनियरिंग से संबंधित समझ लीजिए जो हम कहना चाह रहे हैं। एक होता है मेडिकल, या नॉन मेडिकल कहिए और मेडिकल कहिए, इसको नॉन मेडिकल भी बोल सकते हैं। नॉन मेडिकल ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, जो मेडिकल नहीं है। इसके में जो वैकेंसियाँ आती है उसमें यदि 100 सीटें है तो समझिए कि 60 सीटें जो होती है ना ITI वाले के लिए होती है, 30 सीटें जो होती है पॉलिटेक्निक वाले के लिए होती है, और 10 सीटें जो होती है जो इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होते हैं, जो बीटेक किए रहते हैं या BE किए रहते हैं, उनके लिए होते हैं। मेडिकल में आ गए तो मेडिकल के लिए होते हैं क्या कि मेडिकल के लिए स्टाफ नर्स होते हैं, कंपाउंडर, ड्रेसर और बहुत सारे होते हैं, और डॉक्टर लोग वो अलग होते हैं। तो हम इस पर बात कर रहे हैं, ये नॉन मेडिकल बैकग्राउंड वाले एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं। आप कोशिश कीजिए कि ITI या पॉलिटेक्निक दोनों में से एक कर लीजिए। दोनों में से एक कर लेते हैं तो आपकी सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, नौकरी ज़्यादा लगेंगी। अब हम इसको स्थगित करते हैं, फिर नॉन टेक्निकल की बात करके फिर हम रेलवे की तैयारी कैसे करेंगे उस पर चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर आप समझ गए कि टेक्निकल, मेडिकल, नॉन टेक्निकल में हम आते हैं। नॉन टेक्निकल में 20% सीटें होती हैं, जिसमें आप देखते हैं कि इसमें भी आते हैं जैसे कंप्यूटर ज्ञान, पहले तो शॉर्ट हैंड वाले पूछे जाते थे, वो क्लर्क वगैरह के लिए पूछे जाते थे, आजकल कंप्यूटर की जानकारी मांगते हैं। दूसरा क्या है, स्टेशन मास्टर हो गए, गुड्स गार्ड हो गए, ASM, गुड्स गार्ड, अब स्टेशन मैनेजर बोलते हैं गुड्स गार्ड को, अब तो स्टेशन मैनेजर बोला जाता है गार्ड। तो ये सब पोस्ट की बहाली होती है, ठीक है। तो ये ग्रेजुएट लेवल के होते हैं, और कुछ जो है इंटर लेवल के भी होते हैं, कुछ इंटर लेवल के भी होते हैं, कुछ ग्रेजुएट लेवल के भी होते हैं। अब रह गई बात, हम इस सभी को ऑल ओवर ये देखना चाहते हैं कि रेलवे की तैयारी कैसे करें। ध्यान दें, अब हम जो बताना चाह रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए। यदि आप 10वीं की परीक्षा दे दिए, 10वीं का परीक्षा दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम रेलवे की नौकरी पकड़े, तो आप ITI पॉलिटेक्निक कर लीजिए और 10वीं के बाद से ही तैयारी में लग जाइए। कहा जाता है कि यदि आप ग्रेजुएशन करके किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप गलत दिशा में हैं, क्योंकि वहाँ से आपको 1 साल लगेगा, कम से कम आपको 2 से 3 साल पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके आपको नौकरी मिलेगी। आप यदि 10वीं करके तैयारी में भिड़ जाते हैं, 10वीं के बाद यदि रेलवे की तैयारी में भिड़ जाते हैं, तो आप यदि 10वीं के बाद जब ही ITI करेंगे, उसके बाद आपकी ITI में 2 साल तैयारी हो गई, 2 साल के बाद में आप फॉर्म निकला, भर दिए, सिलेक्शन की उम्मीद ज़्यादा बढ़ जाएगी। 10वीं के बाद आप जो भी इंटर में जा रहे हैं, उसके बाद भी आप तैयारी में लगे रहेंगे। तैयारी 10वीं के बाद ही कर देना चाहिए। यदि आप ग्रेजुएट लेवल की तैयारी करना चाह रहे हैं, कि आप चाह रहे हैं कि स्टेशन मास्टर बने, गुड्स गार्ड बने, तो आप पढ़िए। 12वीं पढ़ते 12वीं के बाद जो ही आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, उसी समय तैयारी कीजिए, क्योंकि ग्रेजुएशन आप 3 साल में कर रहे हैं, तब तक उसी पे पैरेलल 3 साल आप रेगुलर 24 आवर आप ग्रेजुएशन की तैयारी नहीं करते हैं। ग्रेजुएशन जो करना है तो उसके लिए 24 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 2-4 घंटा भी पढ़ लेते हैं तो सही है। उसी टाइम में आप पैरेलल आप तैयारी करते चलिए। ग्रेजुएट लेवल का तैयारी करना है तो आपका इंटर से 3 साल आप ग्रेजुएशन कीजिएगा, तब तक 3 साल में आपकी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद में आप एग्जाम दीजिए, आपकी सिलेक्शन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, 99% संभावना है कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अब रह गई बात कि इसमें कौन कौन प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे लोग इसको नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, और जबकि कुछ लोग इसको 10 साल से भी पढ़ते रह जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। रेलवे में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हमें देखने को मिले कि जो 5 साल 6 साल से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं आता है, उनको समझ में ही नहीं आता है। तो आपको हम सबसे पहले बात बता दे रहे हैं, इसका सिलेबस देखिए क्या पूछता है। इसमें पूछा जाता है रीजनिंग। यदि आपका मैथ्स, और मैथ्स इसको नहीं बोलते हैं, सामान्य जागरूकता भी बोलते हैं,
चलिए, लेकिन समझाने के लिए हम मैथ बोलते हैं। रीजनिंग और मैथ्स, रीजनिंग और मैथ्स कोई डिफरेंट नहीं है। जिसका मैथ ठीक है उसका रीजनिंग भी ठीक है, इतना ध्यान दीजिए। जिसका मैथमेटिक्स ठीक है उसका रीजनिंग ऑलरेडी ठीक है। लेकिन मैथ और रीजनिंग लगभग मिला हुआ है। रीजनिंग का समझिए कि 50% पार्ट्स मैथ ही होता है। चलिए, रीजनिंग कोई बड़ी बात नहीं है, मात्र 27 टाइप के हैं। वो बैंक टाइप के इसमें नहीं पूछे जाते हैं, बैंकिंग टाइप के एक आध क्वेश्चन कहीं रहते होंगे, लेकिन बैंकिंग टाइप के रीजनिंग नहीं पूछे जाते हैं। इसमें वर्बल ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, यानी आप पढ़ करके उसको समझ करके आप बना सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं, आप बना सकते हैं। इसलिए रीजनिंग मात्र 27 टाइप के तो हैं ही, लगभग इसी टाइप के हैं, मैक्सिमम है। कुल मिला करके यदि देखा जाए तो रेलवे में इतना ही टाइप के आज तक पूछे गए हैं। तो आप अपने टाइप को हल कर लेंगे और हम रीजनिंग भी बताएंगे। और उसके लिए बहुत ही अच्छी किताबें हैं, 2-3 किताबें हैं, लेकिन एक राज राजेश का है किताबें हैं, वो बहुत बढ़िया है। दूसरे बाद में आप मैथमेटिक्स ले लीजिए। मैथमेटिक्स जो पूछे जाते हैं जनरली ऐसे, तो यदि आप 6 क्लास से 10वीं तक पढ़ लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। 6 से 10वीं तक का है तो आपका एकदम ठीक है। यदि अरिथमेटिक आता है, मैथमेटिक्स ठीक है, आपका थोड़ा कैलकुलेशन ठीक है, तो मैथमेटिक्स ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। रह गया जीके। जीके जो जनरल नॉलेज होते हैं, जीके या जीएस, आप इसको पढ़ने के लिए आप यदि आपको क्या बताएं कि यदि 10वीं के बाद आपको तैयारी करना है कि हमें रेलवे में जाना है, रेलवे की तैयारी करना है, तो 10वीं का पेपर दे दीजिए। उसके बाद में आप कंफर्म हो गए कि हाँ हमारा 10वीं पास कर रहे हैं, तो आप उसके बाद में पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो आप 6 से लेकर के 10वीं तक का कुछ विशेष पढ़िए ना पढ़िए, एसएसटी और साइंस जरूर पढ़ लीजिए। बस ये 2 चीज़ पढ़िए, सभी सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अंग्रेजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और एसएसटी और साइंस पढ़ लीजिए, आपका जीके ठीक हो जाएगा। जीके ठीक हो जाएगा। जीके को समझने के लिए भी हम प्रत्येक का अलग अलग बताएंगे कि रीजनिंग में कौन कौन पढ़ेंगे और ये आपका समझ में आ जाएगा। मैथमेटिक्स में किसको पढ़ेंगे कि ये आपका प्रॉब्लम सोल्व करेगा, और जीके जीएस में कब प्रॉब्लम सोल्व करेगा। कई बार तो सिलेबस बदलाव करते रहता है, कभी कभार तो होता है। अब तो खैर बांट दिया है कि हाँ इतने मार्क्स के जीके पूछे जाएंगे, इतने मार्क्स के मैथमेटिक्स, इतने मार्क्स के रीजनिंग। लेकिन कई बार क्या होता है कि इकट्ठा दे देता है और सिर्फ जीके ही पूछ देता है। कई बार मैथमेटिक्स बढ़ा देता है, कई बार रीजनिंग बढ़ा देता है। इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता, वो बोर्ड के ऊपर है। बोर्ड कभी भी किसी भी साल अपना चेंज कर सकता है, उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आप ये ध्यान दीजिए कि इतना हम बता दीजिए, आप उसको सटीक ढंग से तैयारी कीजिए। और हम यहाँ पर प्रत्येक चैप्टर बाई चैप्टर जितने टाइप के जो हमने रीजनिंग बताया है उतने टाइप के रीजनिंग बताएंगे। मैथमेटिक्स प्रत्येक जितने टाइप के मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं रेलवे का, हम एसएससी की बात नहीं कर रहे हैं, विशेष हम रेलवे की ही बात कर रहे हैं। जितने टाइप्स के मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं वो बताएंगे। और जीके जीएस जो पढ़ने का तरीका बता देंगे। जीके जीएस आप लोग कहाँ गलत करते हैं, जो आप रटते रहते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं। जैसे कहा जाता है कि आप बिहार में यदि जानते हैं कि बड़िए नमक डाल, तो आप लोग बड़िए नमक डालते हैं। एक जगह नमक डाल दीजिएगा तो कम समय लगेगा, आप प्रत्येक बड़ी में नमक डालते हैं तो आपको ज़्यादा समय भी देना पड़ता है, तो और नमक भी ज़्यादा खर्च होता है। उसी प्रकार आप बड़िए कहने का मतलब है कि आप जीके पढ़ते हैं और प्रत्येक जीके के लिए अलग अलग पढ़ते हैं, रटते हैं, आपके माइंड पर एक बोझ के रूप में रहता है। रटने के कारण क्या होता है, आप बड़िए नमक पढ़ते हैं, यानी प्रत्येक जीके के लिए अलग अलग मेहनत करते हैं। और हम एक ऐसा ट्रिक बताएंगे ना कि आप एक ही जीके से कई जीके एक बार में आपका स्टडी हो जाएगा। आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहाँ नमक अलग अलग बड़ी में नहीं रखेंगे, एक ही बड़ी में रखेंगे, आपके कई बड़ी में पहुँच जाएंगे। यानी एक जीके का तरीका बताएंगे जिसके द्वारा आपका कई जीके याद हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो आप लोग कहते हैं अरे कहाँ से पूछा गया, वो भी प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे, वो कैसे पूछे जाते हैं। अब रह गई बात कि बहुतों के मन में उठता है कि, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो कुछ कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं उसी पर वो अपना ध्यान लगाते हैं, वो समझ में नहीं आता है। उनको वो सोचना चाहिए कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं उनको छांट दीजिए। हम यहाँ पर 2 चीज़ों का विश्लेषण करने जा रहे हैं।
नंबर ऑफ कैंडिडेट यानी उम्मीदवार, और नंबर ऑफ क्वेश्चन, और क्वेश्चन के बारे में। अब आप दोनों में हम आपको विश्लेषण करने जा रहे हैं कि कैसे क्या होता है, हमारे दोनों लिखने का मकसद क्या है। यदि 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल दे रहे हैं 100 प्रश्न है, तो यह जान जाइए कि 40 प्रश्न ऐसे होते हैं जो एकदम सिंपल होते हैं, जो लगभग सभी कोई जानते हैं। 40 प्रश्न जनरली आप थोड़ा पढ़े लिखे होंगे तो जान गए होंगे। 40 प्रश्न। उसके बाद में 30 प्रश्न ऐसे होते हैं, 30 समझ लीजिए कि 25 प्रश्न ऐसे होते हैं, 30 प्रश्न, 25 से 30 प्रश्न ऐसे होते हैं, 25 से 30 प्रश्न ऐसे होते हैं कि आप थोड़ा सा मेहनत किए होंगे ना तो आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत किए होंगे, हो गया कितने? 70। 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप उससे ज्यादा स्टडी किए होंगे तब आप इसको जानते हैं, तो अब आप इसको 20 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं जो आप जानने की संभावना है, जान भी सकते हैं नहीं भी जान सकते हैं, आप उसमें सिर्फ फोटोवल मत कीजिए। हो सकता है कि आप बोलेंगे नहीं, कई बार तो कोई 120 में 120 क्वेश्चन दे दिया, वो कई बार क्या होता है बोर्ड अपना पिछला क्वेश्चन को भी उठा के डायरेक्ट हुबहू पटक देता है। चाहे किसी मान लेते हैं कि 2010 में कहीं प्रश्न पूछा गया हो, उसको उठा करके सीधा रख देगा। वैसा जनरली कब होता है? वो नॉन टेक्निकल एग्जाम में, नॉन टेक्निकल यानी गुड्स का स्टेशन मास्टर की एग्जाम में वो जनरली होता है, जो कभी 2010 वाला कहीं किसी बोर्ड का उठा करके सीधे डायरेक्ट पटक देगा, वो रहता है, तो वो छोड़ दीजिए। लेकिन जब जनरली कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम में मुश्किल 10 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि आप खूब अच्छे से अध्ययन किए रहेंगे तो जानिएगा 2, 4, 5 प्रश्न ऐसे रहते हैं जो आपकी जानकारी में नहीं रहेगी। तो जनरली स्टूडेंट जो है उसी 4-5 क्वेश्चन में अपना दिमाग भटकाए रहते हैं और अपना पूरा एनर्जी उसी पर खर्च करते हैं। अरे इसको जानना जरूरी है, ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है, अरे उस 5 को इग्नोर कर दो भाई, उस पर क्या ध्यान लगाए। तुम्हारा जो मेजर है 70, 40, 30, 70, 20, 90, 10, 100, तो 90, 95 पर ध्यान लगाओ ना, 5 को छोड़ो, इग्नोर करो, सिलेक्शन हो जाएगी। और आजकल तो कंबाइंड एग्जाम हो रही है, कंबाइंड एग्जाम में तो और अच्छी बात है कि क्वालिफाइंग नीचे जाता है, क्योंकि पहले था कि एक ही बोर्ड में तेज स्टूडेंट पहुंच गया तो ग्राफ बढ़ गया। आजकल है कि तेज स्टूडेंट कितना भी रहेगा एक ही जगह बैठेगा, ग्राफ ऑटोमेटिक डाउन होता है, इसलिए मध्यम लेवल के जो स्टूडेंट है उनका भी सिलेक्शन हो रही है। दूसरी बात क्या रहता है, ज्यादातर स्टूडेंट के माइंड में ये मानसिकता बैठा हुआ है कि अरे बाप रे 9 लाख 10 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ लोग एग्जाम दे रहे हैं, हमारी क्या होगी, सीट की संख्या इतनी है। आपको बता देते हैं, आप कभी एग्जाम पहले दिन नहीं गया, हम लोग एग्जाम देते थे, हम जान रहे हैं 40 या 60 स्टूडेंट का होता था सीट, चाहे 30 का, हम लोग काउंटिंग करते थे, मुश्किल से 18 आदमी पहुंचते थे, 30 में 18 पहुंचते थे, जबकि अलग अलग बोर्ड में एग्जाम अलग अलग समय पर लिया जाता था। आजकल तो कमांड लिया जाता है, आधार कार्ड है, एक समय में ही, जैसे मुंबई बोर्ड का किसी दिन हो रहा है, कलकत्ता बोर्ड का कहीं हो रहा है, चंडीगढ़ कहीं, अलग अलग बोर्ड का अलग अलग हो रहा है, फिर भी ये स्टूडेंट 30 यदि बैठता था तो उसमें मुश्किल से 18% होते थे। 60 बैठ रहा है तो उसमें मुश्किल से 40% होते थे। ये कभी भी 100% नहीं एग्जाम देने पहुंचता है, ये ध्यान रखिएगा। अब रही बात नंबर ऑफ कैंडिडेट पर नहीं जाइए। अब कैंडिडेट की क्या खासियत होती है ये बता दे रहे हैं। यदि 100 स्टूडेंट यदि, आपको फिर से कैलकुलेशन करके बता दे रहे हैं कि इस पर जाइए, यदि 100 स्टूडेंट है, स्टूडेंट की संख्या यदि 100 है, तो समझ लीजिए कि इसमें एग्जाम देने वाले कितने हैं और सीरियस कैंडिडेट कितने होते हैं। मुश्किल से 20% सीरियस कैंडिडेट होते हैं, 20% ही सीरियस कैंडिडेट होते हैं और इन्हीं की सिलेक्शन होती है। 80% नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें 40% एग्जाम देने जाते ही नहीं है। 40% से लेकर 30 से 40% के बीच में एग्जाम देने नहीं जाते हैं। दूसरी बात,
कुछ लोग देखा देखी फॉर्म भर देते हैं कि अरे निकला हुआ है भर दो, उनकी तैयारी ठीक नहीं रहती है। कुल मिलाकर के 60 से 70-80% जो होते हैं ना, उनकी तैयारी सही नहीं रहती है। यानी समझ लीजिए कि 40% जो होते हैं ना, 30 से 40% ये एब्सेंट होने वाले हैं या नौसिखिए लोग हैं, इनकी तैयारी ठीक नहीं है। इसमें 30% जो लोग होते हैं, 30% जो लोग होते हैं वे थोड़ा पढ़े रहते हैं, 2 महीना 3 महीना 4 महीना वैसे होते हैं, और लास्ट एज वाले रहते हैं। और 10% जो होते हैं ना, वो बस ऐसे ही रहते हैं, टाइम पास करने के लिए जाते हैं, उनका कोई मकसद नहीं होता है, फलाना भर दिया, अरे भर दिए तो जा रहे हैं, क्या करें। कुल मिला करके 20%, मुश्किल 20 और 25-30 के बीच में ही, 20 या 30 कहिए, 20 से लेकर के 30 नहीं, 20% कहिए, 20% के बीच ही कंपटीशन होता है और इन्हीं का सिलेक्शन होता है। लेकिन खामखा स्टूडेंट क्या दिमाग में रख लेता है, अरे बाप रे 1 करोड़ लोग एग्जाम दे रहा है, सीट इतना है, इतना वैकेंसी, कुछ नहीं होता है। कंपटीशन उतना बीच होता ही नहीं है, बस 20% के बीच तो होता ही है। इसलिए आप तैयारी कीजिए, हम जो तरीका बताए हैं आप उसके आधार पर तैयारी कीजिए। आप समय से पहले तैयारी कीजिए, ये नहीं कि अब ITA कर लिया उसके बाद में तैयारी में भिड़ रहे हैं, ये क्या मतलब है। ITA पढ़ रहे हैं तो क्या 24 घंटा पढ़ रहे हैं, ITA पढ़िए 2 घंटे, इसके लिए भी समय निकालिए। पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, ठीक है, 2-3 घंटा इसके लिए भी तैयारी कीजिए, पैरेलल तैयारी लेकर चलते रहिए, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इंटर के बाद में भिड़ जाइए, 3 साल पढ़ने में टाइम लग रहा है, 3 साल तैयारी पैरेलल करते चलिए ना। और GK GS के लिए आप NCERT का 6 से 8 का 6 to 10 का स्टडी कीजिए, कुछ करिए या ना करिए। SST का मतलब क्या होता है, सोशल और साइंस, जिसमें ज्योग्राफी हो गया, नागरिक हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पर्यावरण, भूगोल वगैरह, ये सब पढ़िए 6 से लेकर 10वीं तक। आपका GK GS बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे, कल बताएंगे आपको कि GK GS का पढ़ने का तरीका क्या है, कौन सा चैप्टर को कैसे पढ़ें, कि एक चैप्टर पढ़ने के बाद में हमें 100 क्वेश्चन नहीं याद करना पड़े, बल्कि एक ही चैप्टर से हम 100 क्वेश्चन को हल कर देंगे। और हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, माइंड में रहेगा और आपको खुशी महसूस होगा। वो लुसेंट टाइप के रटने वाली बात नहीं है। थैंक यू।